लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने से पहले आपको गैमीट्स का पता होना चाहिए, जीन्स का पता होना चाहिए, अलील्स का पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 22 फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 22 उसको शुरू करने लगे हैं। इनहेरिटेंस जो है इसका मतलब क्या होता है? विरासत होता है। इसी का जो दूसरा सिनोनिम है वो क्या है? दैट इज हेरिडिटी। इसका मतलब ये हुआ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी हम मानी अल्फाज हैं। इसमें क्या होता है? हम कहते हैं कि कुछ करेक्टर, कुछ सिमिलैरिटीज या कुछ ऐसे ट्रेट्स जो क्या होते हैं, कुछ करेक्टर्स हैं जो कहाँ से जाएंगे? पेरेंट्स से किसके अंदर जाएंगे? ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाएंगे। यानी कि वालिदैन से बच्चों के अंदर कुछ खसूसियात की मुंतकिली क्या कहलाती है? हेरिडिटरी कहलाती है। क्या ये सारी की सारी जो आप कह सकते हैं करेक्टर्स हैं, ये ट्रेट्स हैं, ये जो खसूसियात हैं, ये एग्जैक्ट पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में चली जाती हैं? इसमें दो कंडीशन है। अगर तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो वहां पर ये सारा काम हो जाता है कि हु बहू कॉपी बनती है अपने पेरेंट्स के जैसी उनकी क्या? ऑफ स्प्रिंग। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं या उन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो एडवांस है, जिनके अंदर क्या हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सामने आया, तो उस दौरान जब गैमीट बन रहे होते हैं, जब स्पर्म और एग की फॉर्मेशन होनी है, तब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का अमल होता है और क्रॉसिंग ओवर के अमल की वजह से जीन शफल कर जाते हैं। जीन जब शफल करते हैं तो उस वक्त क्या होता है? वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस का मतलब क्या है? तब्दीलियां आती हैं। एग्जैक्ट नहीं, डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जो क्या करते हैं? अपने वालिदैन से बच्चों को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। अब मेरे सारे जो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे जो हेयर्स हैं वो मेरे फादर की तरह हैं। ये जो अपर जो पोर्शन है फेस का, ये मेरे फादर की तरह है, ठीक है। ये जो मेरा नाक है ये किस पे चला गया? ये मेरे मामू पे चला गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें अब क्या हुआ है कि कुछ कुछ ट्रेड जो है मेरे, वो मैच कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स से। मेरी कुछ वालदा की तरफ से जो है मुझे करेक्टर्स मिले हैं, कुछ मेरे वालिद की तरफ से मुझे करेक्टर्स मिले हैं, फिर उनको उनके वालिदैन की तरफ से मिले हैं। ये जो करेक्टर्स थे ये मेरे अंदर आए हैं, लेकिन इन्होंने मुझे क्या एग्जैक्ट वही फिनोटाइप दी है? क्या एग्जैक्ट वही अपीयरेंस दी है? तो आंसर होगा नहीं। ये जो तब्दीलियां आई हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन का नाम देते हैं। इसको हम वेरिएशन कहते हैं क्योंकि ये क्या आ चुकी है? हमारे अंदर डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से अलग करती हैं। आप किसी शादी के अंदर जाते हैं तो आपके दूर के अंकल जो है, जिन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, तो वो आपको कहते हैं कि आप फलां के बेटे हो। वो कैसे पहचान लेता है? वो तकरीबन वो करैक्टर जो आपके अंदर आपके पेरेंट्स से आपको मिले हुए होते हैं, उनको देखते हुए आपकी आवाज हो सकती है, आपकी आईज हो सकती हैं, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, स्पेशली जो फेशियल एक्सप्रेशन है वहां से जज किया जा सकता है कि ये फलां का बेटा है। तो ये जज करना, ये कहां से हमें मिला है? ये जो करैक्टर थे ये हमें इनहेरिटेंस यानी कि हेरिडिटी से मिले हैं। लेकिन उसमें जो वेरिएशंस आई हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से अलग करती हैं, वो ये नहीं कहेगा कि आप फलां हो, वो कहेगा आप फलां के बेटे हो, क्योंकि उसने क्या किया है? एक स्केच बना लिया कि ये फलां का बेटा हो सकता है, उसके साथ इसकी शक्ल मिलती जुलती है। तो आप अपने पेरेंट्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो किस वजह से हैं? वेरिएशंस की वजह से। अब ये जो वेरिएशंस आती हैं ये क्यों आती हैं? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में हम क्या डील करते हैं या किसकी स्टडी करते हैं? हम बात करते हैं जीन्स की। ये जीन्स ही हैं जो बेसिकली एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो आपकी बॉडी में किसी खास करैक्टर को, किसी खास प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सो मेरा बेटा, जो जेनेटिक्स है ये जीन्स की स्टडी होती है। स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें आप हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस दोनों को जो है वो पढ़ते होते हैं। जेनेटिक्स की जो बुनियाद है वो 1900 में रखी गई। कब रखी गई? 1900 के अंदर। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में फादर ऑफ जेनेटिक्स आते हैं जिनका नाम है मेंडल। जॉहन ग्रेगर जॉहन मेंडल। इन्होंने क्या किया था 1860s के अंदर? पी के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, जो पीटीबी की बुक है उसमें तो फिर उन्होंने फर्दर जो है ना वो क्या किया हुआ है, एक पी प्लांट के मजीद करेक्टर्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं कि इस वजह से इन्होंने मटर को सिलेक्ट किया था। पी प्लांट में क्या आता है? पी प्लांट क्या है? आपके पास मटर है, ठीक है। मटर को इन्होंने क्या किया?
चूज किया, पाइसम सेटिवम को चूज किया और इस पर ये काम कर रहे थे। वाई इन्होंने मटर को क्यों चूज किया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसका जनरेशन टाइम जरा कम था, इजी टू कल्टीवेट था, इसमें जो करैक्टर्स पाए गए थे वो डिस्टिंग्विशिंग थे, मतलब आसानी के साथ उनमें फर्क महसूस किया जा सकता था। ठीक हो गया। उसके बाद 1866 के अंदर इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, इसी जो इन्होंने सारा का सारा काम पाइसम सेटिवम यानी कि पी प्लांट के ऊपर किया हुआ था, मटर के ऊपर किया था, जो उस वक्त कोई काबिल कबूल नहीं हुआ, लेकिन 1900 के अंदर दोबारा उसको रीडिस्कवर किया गया, रीओपन किया गया और जेनेटिक्स की बुनियाद रख दी गई और कहा गया जो मेंडल ने काम किया वो बिल्कुल उसी असूलों के ऊपर वर्क करता है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हम, मैंने आपको बोला है कि फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमारा कोड है, जो हमारा कोड ऑफ लाइफ है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो उसके बाद जेनेटिक्स के काम को काफी सराहा गया और उसका जो काम था उसको लाज की शक्ल दे दी गई, वो फितरत के कानून बन गए। ठीक है। उसमें फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। ये किसने पेश किए थे? मेंडल ने किए थे। पहला कौन सा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो मेन बात करनी है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप उसको आज की इस वीडियो के अंदर समझ लेंगे तो नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो होगी या जब भी आपको जेनेटिक्स का जो कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से और एंड तक सुनना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से क्या मुराद है? आपको पता है कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम है। इसमें 23 हमें कहां से मिले हैं? मामा की जो है वो मामा की तरफ से मिले हैं या मामा की वजह से मिले हैं, और 23 किसकी वजह से मिले हैं या कहां से मिले हैं बेटा? बाबा की वजह से या बाबा की तरफ से मिले हैं। तो ये 23 दोबारा फिर हमारे अंदर इकट्ठे होकर कितने बना दिए उन्होंने? 46। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम्स हाफ हाफ मिले हैं हमें, हाफ बाबा की तरफ से, हाफ मामा की तरफ से। सही है। तो ये जो हाफ क्रोमोसोम हुए हैं ये किस वजह से हुए हैं? ये मियोसिस की वजह से हुए हैं। बॉडी के अंदर एक प्रोसीजर रन होता है जिसको क्या बोलते हैं? मियोसिस, जिसकी वजह से गैमीट्स बनते हैं, एग या स्पर्म बनते हैं। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे कर दिए जाते हैं ताकि आने वाली जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखा जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जांपल एक जीन है, मैं एग्जांपल देता हूं टाल एंड टाल का, यानी कि कद का एक जीन है, दोनों में टाल है, बंदा भी टाल है। तो इसका मतलब ये होगा जब ये गैमीट बनाएंगे तो ये क्या होगा? एक टाल एक गैमीट में, दूसरा टाल दूसरे गैमीट में। फॉर एग्जांपल बाबा क्या थे? कैपिटल टी थी, टी थे, और मामा क्या थी? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। आज बड़ी टंग स्लिप हो रही है, अल्लाह खैर ही करे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा की तरफ से मैं कैपिटल टी मिल गया और मामा की तरफ से मैं क्या मिल गया? स्मॉल टी मिल गया। एग्जांपल दे रहा हूं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ बाबा में ये जो थे ना दोनों इकट्ठे थे, लेकिन जब गैमीट्स बने तो ये दोनों अलग अलग हो गए। सिमिलरली मामा के अंदर भी ये इकट्ठे थे, जब गैमीट्स बने यानी कि एग बना तो ये दोनों अलग अलग हो गए। फिर वो गैमीट्स जब आपस में मिले तो फिर क्या हुआ? ये दोनों जो जीन्स हैं दोबारा से एक इंडिविजुअल के अंदर इकट्ठे हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने से पहले आपको गैमीट्स का पता होना चाहिए, जीन्स का पता होना चाहिए, अलील्स का पता होना चाहिए। सो देखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, को एग्जिस्टिंग अलील यानी कि को एग्जिस्टेंस। मिसाल के तौर पर ये अलील हैं टी एंड टी, ये इकट्ठे हैं, एक जगह पर हैं। ठीक है। ये बेसिकली एक दूसरे के क्या हैं? अलील हैं, पार्टनर हैं ऑफ सेम ट्रेट। ट्रेट क्या है यहां पर? कद ट्रेट है, सेम ट्रेट। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ मियोसिस। जब मियोसिस होती है तो इन्होंने क्या हो जाना है? अलग अलग हो जाना है, इन्होंने सेग्रीगेट कर जाना है, अलग हो जाना है। अब फिर कौन सा गैमीट किस गैमीट को जो है वो क्या कर रहा है? फर्टिलाइज कर रहा है। कोई पता नहीं है कौन सा स्पर्म जो है वो इसको फर्टिलाइज करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा। सो इसमें आगे मैं आपको मजीद जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीन का जोड़ा था, ये जो जीन का जोड़ा था जब गैमीट बने तो ये सेपरेट हो गया। ये बात क्या है? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है, लेकिन मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड से पहले आपको प्योर लाइन का पता होना चाहिए, ट्रू ब्रीड का पता होना चाहिए। भाई ट्रू ब्रीड क्या चीज है? मिसाल के तौर पर हम एक करैक्टर ले लेते हैं, वो है सीड शेप।
मटर का जो पौधा है उसमें सीड शेप की बात कर लेते हैं, उसका सीड जो था वो राउंड था या फिर क्या था, रिंकल्ड था। ये डिस्टिंग्विश करैक्टर था, या राउंड था या रिंकल्ड था। ठीक है, सो अब क्या हुआ, मेंडल ने क्या किया, इसके प्योर लाइंस बना ली, ट्रू ब्रीड्स बना लिए। ट्रू ब्रीड से क्या मुराद है, ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर जो थे, ये होमोजाइगस डोमिनेंट करैक्टर था। मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, ये लिखा पड़ा है होमोजाइगस। ये होमोजाइगस डोमिनेंट था। रीजन क्या थी कि दोनों अलील्स एक जैसे थे। ये भी क्या था, दोनों अलील्स एक जैसे थे। जब क्या हुआ, गैमीट्स बने, तो ये आर कैपिटल अलहदा हो गया, ये आर कैपिटल अलहदा हो गया। और इसी तरह से जब ये गैमीट्स बनते हैं, सिमिलरली ये आर कैपिटल अलहदा हो जाता है, ये आर कैपिटल अलहदा हो जाता है। तो ये इसके साथ जब फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल आर ही बनेगा। ये सारे के सारे क्या बनेंगे, कैपिटल आर, ये चार बनेंगे। तो इसका मतलब है जितना मर्जी क्रॉस होता रहे, सब के सब क्या बन रहे हैं, कैपिटल आर बन रहे हैं। यानी कि इनका जो सीड है वो क्या था, वो राउंड ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बरअक्स जो करैक्टर था, जिसकी उसने प्योर लाइन बनाई हुई थी, वो क्या था, आर स्मॉल आर इनटू स्मॉल आर। इनके जितने भी इंडिविजुअल बनने हैं वो सारे के सारे क्या होने हैं, स्मॉल आर। चाहे एक जनरेशन हो, चाहे दो जनरेशन हो, चाहे 10 जनरेशन हो, लगातार सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते रहेंगे तो क्या होता रहेगा, स्मॉल आर ही बनते रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे क्या बनते जाएंगे, सारे के सारे रिंकल्ड सीड आपको मिलेंगे। ये वाले पौधे सिर्फ रिंकल सीड प्रोड्यूस करेंगे, ये वाले पौधे सारे के सारे राउंड सीड प्रोड्यूस करेंगे। अब आता है इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब करैक्टर एक है, वो क्या है, सीड शेप है। सीड शेप को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, राउंड का रिंकल्ड के साथ क्रॉस करने जा रहे हैं। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ आएंगे। देखिएगा, राउंड को कैपिटल आर और स्मॉल आर को हम क्रॉस करने जा रहे हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, जब गैमीट्स बनने हैं तो क्या बनेंगे, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। ठीक है, इस केस में क्या होगा, एग बनता है स्मॉल आर स्मॉल आर। सो अब हम क्या करते हैं, इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि क्या होता है। ये देखिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारे के सारे क्या थे, राउंड थे। ठीक है, सो यहां पर मेंडल परेशान हुआ कि जो रिंकल्ड वाला करैक्टर था वो कहां गया, क्वेश्चन मार्क। आप भी ध्यान में सोच रहे होंगे कि हमने राउंड और रिंकल्ड को करवाया, तो इसमें से कोई एक सीड भी रिंकल्ड नहीं बना। ठीक है, कोई एक सीड भी जो था वो रिंकल्ड नजर नहीं आया हमें। किस जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर, फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर। अब यहां पर मेंडल ने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसीजर किया। उसने क्या किया, F1 को F1 के साथ आपस में क्रॉस करवा दिया। देखिएगा ध्यान से, F1 को सॉरी F1 के साथ क्रॉस करवा देता है, कैपिटल आर इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इससे जो गैमीट बनेंगे, कैपिटल आर ये बन गया, ये क्या बना, स्मॉल आर। सिमिलरली कैपिटल आर और ये क्या बन गया, स्मॉल आर। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट क्या होगा, ये क्रॉसिंग होती है इसकी, तो ये बन गया कैपिटल आर, ये राउंड बन गया, आपको नजर आ रहा होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी राउंड हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी राउंड। एक जो था वो क्या बना, स्मॉल आर रिंकल्ड। सो अब हमारे पास राउंड कितने थे, 3 थे, रिंकल्ड कितने था, 1 था। तो 3:1 आई है। सो रिंकल्ड का जो करैक्टर है वो कब हमें दिखने को मिला, वो हमें मिला, ये क्या था, F1 जनरेशन, ये क्या थी, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर हमें क्या मिलता है, एक और करैक्टर मिलता है, वो जो हमारा छुप गया था किसके अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर, फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर, वो हमें करैक्टर देखने को मिलता है।
सेकंड फीलियल जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन के अंदर। तो यहां पर मेंडल एक रिजल्ट देते हैं, इंटरप्रिटेशन है उनकी कि क्या होता है कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन के ऊपर डोमिनेट हो गया है। वो क्या कर रहा है? डोमिनेट हो गया। मिसाल के तौर पर देखिएगा, ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट हो गया। देखें, कैपिटल आर जहां जहां भी आ गया वहां वहां के करेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? वो सारे के सारे राउंड होंगे, वो रिंकल्ड को यहां पर शो नहीं होने देगा। देख लें आप। नेक्स्ट, कहां से ये बात प्रूव हुई? जब F2 जनरेशन आई, ये कैपिटल आर प्योर ब्रीड बन गया। ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये हाइब्रिड बना था, ये राउंड ही। ये भी हाइब्रिड बना था, ये राउंड ही। लेकिन ये क्या बन गया? स्मॉल आर प्योर ब्रीड। ये बिल्कुल इसके जैसा है, ये बिल्कुल इसके जैसा है। ये जो दो वाले दरमियान वाले बने हैं ये बिल्कुल अपने पेरेंटल टाइप हैं। ये जो मैं आपके पास, ये और ये दोनों पेरेंटल टाइप है। यहां पर हमारी दो मेन डेफिनेशंस क्लियर होती हैं। वो क्या है? दीज आर होमोजाइगस। ये होमोजाइगस है। होमो का मतलब है सेम, जाइगस का मतलब है जाइगोट, यानी कि ऐसा जाइगोट जिसके पास सेम अलील है, ऐसा जाइगोट जिसके पास सेम अलील है। और ये जो आपके पास है, दिस इज हेट्रोजाइगस। दिस इज हेट्रोजाइगस। किधर गया है? होमोजाइगस। ओ यहां पर ये लिखना था और यहां पर ये हमारे पास हेट्रोजाइगस आना था। हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में फिर क्या हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये एक ऐसा जाइगोट जिसमें दो अलील्स हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड होम हेट्रोजाइगस। लेकिन जब हम होमोजाइगस की बात करेंगे तो कैपिटल आर या स्मॉल आर, ये कंडीशन क्या है? दीज आर होमोजाइगस। ये कंडीशन कौन सी है? हेट्रोजाइगस। उसके बाद रिसेसिव अलील। ये जो कैपिटल आर था ये डोमिनेंट अलील था, स्मॉल आर क्या था? रिसेसिव अलील था। तो डोमिनेंट और रिसेसिव जब क्या होते हैं? जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो डोमिनेंट अपनी फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस शो करता है। फिजिकल जो अपीयरेंस होती है वो किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? डोमिनेंट अलील की वजह से। रिसेसिव वहां पर कुछ नहीं कर सकता। रिसेसिव तब ही अपनी अपीयरेंस शो करता है जब वो किस कंडीशन के अंदर होता है? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन की शो के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है जीनोटाइप। ये जो सारी मैंने आपको बना के दी है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर ये कैपिटल आर, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये सारी की सारी इसकी क्या है? जीनोटाइप। सो जीनोटाइप क्या होगी? जीनोटाइप कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स होगा। और फिर फिनोटाइप क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ अलील की वजह से जो फिजिकल अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है वो क्या होती है? दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। सो ये वो तमाम तर डेफिनेशंस थी, वो तमाम तर जो हैं वो कैरेक्टर्स थे, ये वो तमाम तर चीज़ें थी जो इस टॉपिक से रिलेटेड थी, जो मैंने आपको समझा दी हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपने लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।